हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 3 का जो एंड में मिसलेनियस पार्ट है उसको देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले कहता है एमसीक्यूज़ कि सेट बिल्डर फॉर्म है a माइनस बी की क्या होगी। हमें पता है कि a माइनस बी में क्या होता है कि ए वाले वो जो बी में भी मौजूद हैं उसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो उसमें सारी की सारी चीज़ें वो होंगी जो ए में सिर्फ़ और सिर्फ ए में है, मगर बी में से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हम उसमें कहेंगे कि ये कहता है कि सारी की सारी ए वाली होंगी, नहीं, सारी की सारी ए वाली होंगी, ठीक है। और वो वाली जो बी में मौजूद नहीं है, बी से ताल्लुक़ नहीं रखती, तो ये वाला जो आपका बी ऑप्शन है ये बेस्ट लग रहा है। अब जो यहाँ भी कह रहा है ए से भी ताल्लुक़ हो बी से ताल्लुक़ हो, नहीं, तो बी वाला तो हमारा नहीं है ना, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। और इसी तरह कहता है कि सारा का सब का ताल्लुक़ बी से होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। तो ए माइनस बी का मतलब है कि सिर्फ ए वाली और जिनका बी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ए बिलोंग, ये जो अंत होता है ना ई वाला साइन, ये कहते हैं बिलोंग टू, यानी इसका ताल्लुक़ है। तो ये आपको बताया जा रहा है इस एमसीक्यूज़ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए, यानी ए और बी का अगर यूनियन लो तो आपके पास ए आ रहा है। तो मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि देखो, अगर ये कब पॉसिबल हो सकता है कि ए यूनियन बी लो और ए जवाब आए, ये तब पॉसिबल होता है कि जब आप एक नंबर ले लें, लेट से मैं कहता हूँ ए 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। और बी मैं लेट से कह लेता हूँ कि मेरे पास 1 2 3 है। तो इसका मतलब ये है कि बी जो है, बी वो सबसेट है किसका, ए का, यानी बी जो है वो सबसेट है। सबसेट क्या होता है, जिसमें सारी चीज़ें, जिसकी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं ए के अंदर। तो ए एक किस्म का बन जाएगा मेन सबसेट कह लें उसको, से मेन सेट कह लें, और बी उसका एक सबसेट बन गया है। अच्छा, ये तब पॉसिबल है। अब आप इसका जब ए यूनियन बी लेंगे ना, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए पूरा का पूरा आ जाएगा, यानी दोनों यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को मिला के लिख देते हैं ना। तो ये देखें, ये ऑलरेडी आपका सारा आ जाएगा। तो अब ये क्या है, ये ए यूनियन बी लेने के बाद आपका क्या जवाब आ रहा है, पूरा का पूरा ए आ रहा है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है। कहता है अगर ए इंटरसेक्शन बी लें, अब इसी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन है, तो कॉमन क्या है, 1 2 और 3 कॉमन है, और ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई सेट है और दूसरा सेट उसका सब सेट है, तब ही पॉसिबल है कि उसका ए यूनियन बी लो तो ए आ जाए, और ए इंटरसेक्शन बी लो तो बी आ जाए। तो इसमें आप क्या कहोगे, आप कहोगे ए जो है बी जो है, बी जो है वो सब सेट है ए का, ठीक है। क्यों, अब देखें आपको कैसे पता लगा। हम तो यूँ लिखते थे ना, बी सब सेट है ए का, ऐसे लिखना था। तो ये अगर उल्टा भी लिखा हुआ तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए इन्होंने डाला। बट सी आपका आंसर है। अब इसको यूँ भी आप लिख लो कि बी सबसेट है ए का, या आप यूँ लिख लो कि बी सबसेट है ए का, तो बात तो एक ही है, सही है। तो यहाँ पे हमारा सी क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। आगे कहता है ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और देन ए माइनस बी आपने निकालना है। तो ए माइनस बी क्या होगा। अच्छा, ये जो है ना, ये जो साइन होता है ये होता है सबसेट का, ठीक है। और ये जो साइन होता है ये होता है प्रॉपर सबसेट का। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट ऐसा सबसेट होता है जिसमें कम से कम सारी चीज़ें मौजूद हों, और एक कम से कम एक जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। मिसाल देता हूँ आपको, फिर समझ आएगी। कह रहा है कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, तो इसका मतलब बी वाला जो है वो बड़ा सेट है, बी वाले के पास काफ़ी चीज़ें 1 2 3 4 5 कर लें कि बी वाला है, और ए जो है उसका सब सेट है, यानी ए के पास थोड़ी चीज़ें हैं, लेट से मैं कह देता हूँ 2 है 3 है, ठीक है। तो एटलीस्ट इसमें क्या होना चाहिए, एक ना हो, एक, ये देखें ना, अब इसमें 1 ए में क्या नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। अगर एक भी कम है और वो उसका सबसेट है तो उसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, तो मैंने इसकी एग्जांपल एक बना ली। अच्छा, कहता है क्या है, कहता है ए माइनस बी कर दो तो क्या होगा, देखते हैं। ए माइनस बी कर देते हैं तो क्या होगा, देखो ए माइनस बी क्या होगा, 1 और 2 और 3 ए में है, इसको आपने माइनस कर देना है किसके साथ, 1 2 3 4 5 के साथ। माइनस में जो कॉमन होता है वो नहीं लिखते हैं, तो 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर आप नहीं लिखोगे, 3 इधर भी है, इधर भी है, नहीं लिखोगे। तो ये आपका जो बाकी ए में बच गए वो लिख देने। तो ए में क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं ना, खाली। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि
जब आप उसका a माइनस बी लोगे तो वो खाली आएगा, क्योंकि सब कुछ तो कट जाएगा, सही है। तो ये भजन खाली सेट आएगा। अब क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए और 5 के बराबर है। ये ऐसा कब हो सकता है कि आप a को यानी कि एम्प्टी सेट के बराबर है, a माइनस बी लें और b माइनस ए लें और वो जवाब आपका जो है वो खाली आ जाए। ऐसा कब हो सकता है? तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है जब ए और बी बराबर हों। ए और बी बराबर हों कैसे, इसकी एग्जांपल देख लें। देखिए, अगर मैं कहूँ कि ए मेरे पास है 1 2 3 और बी मेरे पास है 1 2 3, अगर इक्वल है तो फिर क्या होगा? अगर इक्वल है तो क्या होगा, इसको आप जब माइनस करोगे तो ए माइनस बी करोगे तो क्या होगा, सब के सब जो है वो कॉमन है ना, तो कॉमन तो हम नहीं लिखते होते, तो आपका क्या आ जाएगा? खाली। इसी तरह आप जब b माइनस ए लोगे तो वो भी सिमिलरली ऐसे क्या आ जाएगा? खाली। तो a माइनस बी, बी माइनस ए एम्प्टी कब हो सकता है? जब a b के इक्वल होगा, ठीक है। कहते हैं सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ a एंड ए सी इज डैश सेट। कहते हैं कि लेट से, ये आपका एक वेन डायग्राम बना के समझा देता हूँ। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर आपके पास a है, यानी ये a सेट है। कहता है a सेट और ए को कंप्लीमेंट्री। अब ए तो हो गया ये वाला, ठीक है, ये वाला जितना भी हो गया ये ए हो गया, और जो कंप्लीमेंट्री होगा वो आपको पता है कौन सा वाला रीजन होता है? जो आउटसाइड वाला रीजन होता है, ये वाला। तो ये वाला रीजन। अब इसमें देखें कि कोई ऐसा एशियन है जो कॉमन हो, कॉमन एलिमेंट है। अब लाजमी बात है जो ए में होगा वो ए कंप्लीमेंट्री भी नहीं होगा, क्योंकि ए जो है वो ए है। लेट से मैं कह देता हूँ ए जो है वो 1 2 है और यूनिवर्सल आपका है 1 2 3 4। तो अब आपका ए कंप्लीमेंट्री क्या होगा? u माइनस ए ना, u में से a माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 और ये -1 और 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 में से 2 गया, 1 और 2 कट गए तो पीछे क्या आ गया? 3 और 4 ना, तो 3 और 4 आपके पास ए कंप्लीमेंट्री आ गया। तो अब इसमें गौर करें कि ए आपके पास है 1 2 और ए कंप्लीमेंट आपने निकाला है वो 3 4, तो इसका मतलब इनमें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये सेट क्या आ रहा है? खाली। तो लाजमी बात है जो ए है और ए कंप्लीमेंट्री है, तो ए कंप्लीमेंट्री क्या होता है? u माइनस ए, तो ए तो पूरा निकल चुका है, तो इसमें क्या कुछ कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये आपका आ जाएगा नल एलिमेंट, ठीक है। मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया। कहता है सेट ऑफ रियल नंबर कैन बी रिटन इन टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और बोथ बी एंड सी। हम सेट ऑफ रियल नंबर समझते हैं कि क्या होता है। तो रियल नंबर आपको पता है कि क्या होता है? रैशनल और इरैशनल का यूनियन होता है। रैशनल और इरैशनल का यूनियन होता है, जिसमें रैशनल भी आ जाते हैं और इरैशनल भी आ जाते हैं, ठीक है, दोनों नंबर्स आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है कि इरेशनल, अब मैं बनाना सेट करता हूँ। सबसे पहले इसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिखना शुरू करता हूँ। तो टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा ए, तो ए जो है लेट से मेरा 0 है और उसके बाद रैशनल में तो पॉइंट्स वाले भी आ जाते हैं, तो 0.1 भी आ जाएगा, 0.11 भी आ जाएगा, 0.1111 भी आ जाएगा, 0.111। अभी ये तो कितना मैं चल रहा हूँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो लिखना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो तमाम रैशनल नंबर को आप टैबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। टैबुलर फॉर्म में यानी एक एक नंबर आप 1 बाय 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। फिर इसको कैसे लिखते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, हाँ तो लिख सकते हैं ना। डिस्क्रिप्टिव में सिंपल ये इंग्लिश में लिख देते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये तो हम लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? आप कहोगे ए इज अ सेट वेयर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, बस, ठीक है। तो आप ऐसे कर दो रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेट से मैं फिलहाल आर से कर देता हूँ। तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पीछे क्या रह गया? टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब है बोथ बी एंड सी। अच्छा, आगे हमारे पास कहता है इफ़ आर हमारे पास है 2 1, एक हमारे पास रिलेशन आ गया 4 और 3 और 2/2, ये एक रिलेशन आ गया जिसमें ये ऑर्डर पेयर्ड है। तो आपने निकालनी है डोमेन। अब डोमेन कौन सी होती है? डोमेन जो होती है वो होती है पहली वाली। तो इसमें देखें पहले वाले नंबर क्या है? 2 4 और 2, 2 4 और 2 रिपीट हो रहा है, तो इस 2 को दोबारा नहीं लिखेंगे, तो सिंपल 2 और 4, तो 2 और 4 आपका बी आंसर आ गया, ठीक है। ये तो डोमेन आपको पता है ना, फर्स्ट जो है वो एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का। अब कहता है इफ़ आर जो है वो ए और बी है इन सच अ वे दैट ए जो बी जो है वो
ए बी जो है वो इंटीजर्स हैं और आपका यूं जवाब आए कि ए और बी को प्लस करो तो ज़ीरो हो जाए। अब उसने कहते हैं इंटीजर, इंटीजर जेड से मुराद है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में ज़ीरो भी आ जाता है और +1, इधर से -1, ठीक है, और इधर से -2 और इधर से +2 और +3 और +4 ऐसे चलता रहता है इंटीजर में, और इधर -3 -4 और -5 चलता जाता है। कहते हैं अब a प्लस बी कुछ ऐसा करना है कि एक नंबर आपने a लेना है यानी पहला एलिमेंट, और b आपने दूसरा एलिमेंट लेना है। इस तरह का एलिमेंट लेना है कि जवाब हमेशा इनको ऐड करने से क्या है, ज़ीरो है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं -1 को और 1 को ऐड करूँगा जवाब क्या आएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर पेयर हो गया। इसी तरह -2 और 2 को करूँगा तो ये जवाब क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसी तरह -3 और 3 को करूँगा तो जवाब क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो अब दो इंटीजर्स को आपने ऐड करना है ना, और जवाब ज़ीरो, और वो तभी पॉसिबल है अगर एक तरफ आप माइनस में ले लें और एक तरफ प्लस में ले लें। तो अब कहता क्या है, कहता है इनकी रेंज क्या होंगी। तो आप इसमें सिंपल कह दोगे कि जो डोमेन है वो इक्वल होगी रेंज के, यानी जितने डोमेन के आएंगे, यानी -1 -2 -3 -4 इसे जितने आएंगे उसके साथ पॉजिटिव वाले भी तो आएंगे ना, 1 2 3, तो ये चलता रहेगा। तो ऑर्डर पेयर इसके ऐसे आएंगे जो इक्वल होंगे, ठीक है। तो रेंज और डोमेन दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप कहोगे हाँ भाई, अगर इंटीजर्स को हम आपस में प्लस माइनस करें और जवाब ज़ीरो आए और इस तरह लेते जाएं तो दोनों की डोमेन और रेंज क्या होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट आपको क्या कहता है, कहता है इफ़ आर ए बी और ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब इस तरह है कि ए क्रॉस बी 12 है। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर में आ जाते हैं 1 से आगे सो ऑन, ठीक है। तो 1 से आगे सारे, ठीक है। तो वो कहता है कि कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, मगर ऐसे नंबर्स उठाओ जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए। तो बेसिकली यहाँ पे जो साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि 12 जो है उसके आप फैक्टर्स बना दो। अब देखो कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आता है। तो हमें पता है कि 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से 12 से, और 2 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 3 को मल्टीप्लाई करो 4 से, और 4 को मल्टीप्लाई करो 3 से, और 6 को मल्टीप्लाई करो 2 से, और 12 को मल्टीप्लाई करो 1 से। अब ये ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 1 और 12। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 2 और 6। तीसरा 3 और 4। नेक्स्ट 4 और 3। नेक्स्ट 6 और 2। नेक्स्ट 12 और 1। तो ये आपके ऑर्डर पेयर बन गए। तो ये देखिए, ये आपके ए वाले ऑर्डर पेयर बन चुके हैं, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्या कहता है, कहता है एन ए, यानी एन ए नंबर ऑफ ए, यानी ए सेट जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, पी हैं, ठीक है। तो आप क्या कह दोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज पी, ठीक है। कहते हैं देन फाइंड ए क्रॉस ए, यानी इसका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें, ए को मल्टीप्लाई करें ए से, तो फिर कितने बनेंगे। तो ए मल्टीप्लाई ए क्या होगा, क्या इसमें ए में कितने थे, पी ना, और दूसरे में भी कितने होंगे, पी ना। तो पी को पी से मल्टीप्लाई कर दो तो पी स्क्वायर बन जाएगा। तो सिंपल आपका जो आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा। बट यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, और जब बाइनरी रिलेशन निकालना होता है तो फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर यहाँ पे क्या चीज़ है, बी क्रॉस बी ना, तो 2 की पावर बी क्रॉस बी। तो यहाँ पे देखें आपके पास वो कह रहा है कि एन बी आपके पास है टी, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बी इज टी। तो ये आ जाएगा टी टाइम्स टी, ठीक है, ऊपर आ जाएगा ना, और टी की पावर टी और 2 की पावर टी और टी की पावर स्केयर, क्योंकि टी जब टी से मल्टीप्लाई होगा तो स्केयर आ जाएगा। सो ये आपका आंसर इसमें भी आ जाएगा डी वाला, ठीक है। सो दिस विल बी द योर राइट आंसर। अब आ जाए एक्सरसाइज पे। तो सिंपल है जी, पहला कहता है फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन आर एंड एस। इसके अंदर कहता है जी बाइनरी रिलेशन आप लिखें, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं बाइनरी रिलेशंस। तो हमें पता है फाइंड मालूम करें। तो हमें पता है बाइनरी रिलेशन, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन आप कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन निकालने का सिंपल तरीका है क्या, 2 आर मल्टीप्लाई बाय एस, यानी उनके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 एन, आर कितने हैं, 1 2 3 4 टाइम्स 4, तो ये टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 16। सो 2 की पावर 16 निकालनी है तो निकालने, वैसे इतना भी आंसर आपकी बुक के एंड में है, तो ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें कहता है राइट एनी 3 बाइनरी रिलेशन ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय एस। कहता है कोई से भी 3 बाइनरी रिलेशन लिख दो। तो मैं पहला बाइनरी रिलेशन लिख देता हूँ जिसमें सिर्फ ए लिख देता हूँ, एक यहाँ से उठाना है, एक यहाँ से उठाना है, तो ये आ गया ए और बी, ठीक है। फिर कहता है इधर ही बंद कर देता हूँ, एक वाले लिख लेते हैं सिर्फ। एक और रिलेशन लिखना है, इसमें कोई भी उठा लो, यहाँ से ये उठा लेता हूँ, इधर से ये उठा लेता हूँ,
तो ये देखें ए और जे उठा लिया एक, और ए का और एन का उठा लिया एक। अब इसी तरह तीसरा एक और रिलेशन बना लेता हूँ। इसके रिलेशन कितने बनने हैं, बहुत ज़्यादा बनने हैं, तो आप कोई से भी उठा लें। एच और ई को मैं उठा लेता हूँ लेट से, ठीक है, अपनी अपनी मर्जी से उठाना, उसने कहा कोई भी नहीं उठा लो। और एस और एन को ले लेता हूँ या एस और बी को ले लेता हूँ, तो ये मेरी मर्जी है। तो इस तरह करके मैंने 3 रिलेशन बना दिए। उसने आपको आज़ाद कहा है कि किसी तरह भी आप चाहो तो बना लो। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, राइट अ बाइनरी हुज डोमेन इज इक्वल टू सेट आर। आपने इस तरह का आपने ऐसी उठाना है जिसकी डोमेन और रेंज जो है, डोमेन जो है वो इक्वल हो, ठीक है। राइट अ बाइनरी हुज डोमेन इज इक्वल टू सेट आर, यानी डोमेन जब निकालो तो ये चीज़ आए। तो अब इसमें सिंपली आपने ऐसा रिलेशन बनाना है, अब ये रिलेशन बनाना है जिसके अंदर इसके एलिमेंट सारे आए। तो ए को मैं ले लेता हूँ बी के साथ, कॉमा, फिर मैं एफ को ले लेता हूँ बी के साथ, ठीक है, ज़रूरी है अब बी के साथ लेना, ई के साथ भी आप ले सकते हो। अब मैं एच को ले लेता हूँ जे के साथ, ठीक है, और अब मैं एस को ले लेता हूँ ई के साथ। तो मेरी मर्जी है मैं सेकंड वाला कोई भी रखूँ। तो उसने चूंकि डोमेन का है ना, तो डोमेन में मैंने कोशिश करनी है कि ये मेरे सारे के सारे यूज़ हो जाएं, ये वाले सारे के सारे यूज़ हो जाए। इधर आगे जिसके साथ मर्जी बनाओ। तो अब इसकी ज़रा डोमेन निकालने क्या आएगा, इसकी जब हम डोमेन निकालेंगे, डोमेन में क्या करते हैं, पहले वाला नंबर लेते हैं ना। तो ये देखें ए एफ एच एस, ये बन गई इसकी डोमेन। और डोमेन किसके इक्वल है, सेट आर, यानी ये खुद जो एंगल था उसके बराबर आ गई है। तो आप ये लिख सकते हो आगे इज इक्वल टू सेट आर, ठीक है, तो ये आर के इक्वल आ गई है। अब इसी तरह आपसे कह रहा है कि बाइनरी रिलेशन बनाएं जिसकी रेंज इक्वल हो सेट एस के, यानी रेंज इसके इक्वल होनी चाहिए। अब आपने इसको ज़रूर मेंशन करना है, इधर से जो मर्जी उठाओ, ये 4 लाजमी आने चाहिए आपकी रेंज बाइनरी रिलेशन में। तो इधर से आप जो भी उठा लो, एफ उठा लो, इधर से आप बी उठा लो, ठीक है, इधर से आप एच उठा लो, इधर से आप ई उठा लो, इधर से आप एच अगेन उठा लो, इधर से जे उठा लो, ठीक है, इधर से आप कोई भी उठा, इधर से जो मर्जी उठा लो, मगर ये वाला जो है अब एस के इक्वल करना है ना, तो ये वाले सारे होने चाहिए। तो एक और उठा लो, एस और एन उठा लो। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो मेरा मेन टास्क था कि मेरे ये वाले चारों जो हैं वो एंड पे सेकंड एलिमेंट में होने चाहिए रेंज में, तो आ गए। अब आपने क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो देखिए रेंज का क्या होता है, सेकंड एलिमेंट उठाने हैं, तो बी उठा लो, ई उठा लो, जे उठा लो, सेन, तो बी ई जे और एन, ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे, ये देखें ये किसके इक्वल है, सेट एस के, तो आप कह दोगे इज इक्वल टू सेट एस। यहाँ तक समझ आ गई। अब क्या कहता है राइट अ बाइनरी रिलेशन, ऐसा बाइनरी रिलेशन निकालना है हुज डोमिनेंट, ठीक है, हुज डोमेन इज इक्वल टू सेट आर एंड रेंज इज इक्वल टू सेट एस। तो अब हमने यहाँ से जो उठाना है, एक दफ़ा इसको उठा लें, एक दफ़ा इसको उठा लें, यानी ये चारों भी होने चाहिए और ये चारों भी उसके सेकंड वाले एलिमेंट में लाजमी होने चाहिए। तो अब हम इधर पेयर्स बना लेते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप कह दोगे ए विद बी, ठीक है, और फिर एफ और ई, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरतीब से उठाओ, आपने बस कोशिश करनी है कि ए एफ और एच और एस शुरू में आ जाएं एक एक दफ़ा, ठीक है, 2 दफ़ा भी आ सकते हैं, इसमें भी हर्ज कोई नहीं होता। तो एच विद जे एंड देन एस विद एन। तो इस तरह करके मैंने सिंपल बना लिया, सीधा सीधा। आप इसको थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हो, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी अगर आप क्या निकालोगे, डोमेन निकालोगे, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, आर सेट के इक्वल आ जाएगी। आर सेट क्या था, ए एफ एच एस। और अगर आप इसकी रेंज निकालोगे तो रेंज किसके इक्वल आ जाएगी, रेंज आ जाएगी इक्वल बी और ई जे एन। रेंज में क्या होते हैं, दूसरे दूसरे लेटर, और डोमेन में क्या होते हैं, पहले पहले वाले एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहे हैं जी, इसको शेड करो, कहता है अच्छा शेड करो। पहले हम इसको इस लिहाज से शेड कर लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हम मार्क करेंगे बी इंटरसेक्शन सी को। तो बी और सी में जो कॉमन एरिया है वो ये है, तो इसको मैंने मार्क कर लिया। तो इसको मैं लिखूंगा बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ये मैंने मार्क किया है विद वर्टिकल लाइंस, ठीक है। अब क्या कहता है कि जो आपने कर दिया उसको भी मिला लो और ए को भी पूरे के पूरे को मिला दो। तो ए पूरे को पूरे को भी मिला दो, ठीक है, ए पूरे के पूरे को भी मिला दो, और जो पहले वाला था साझा कॉमन उसको भी मिला लो। तो अब आप कहोगे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो निकाला उसके अंदर दोनों आ रही हैं, कौन सी वाली, मिक्स्ड वाली भी आ रही हैं और जो अकेली हॉरिजेंटल लाइंस है वो भी आ रही हैं। तो ये आपका बन गया अगर वेन डायग्राम। नेक्स्ट देखें उसमें क्या कहता है,
पहले कहता है बी और सी का यूनियन ले लो, तो ये देखो बी और सी का यूनियन आ गया, बी और सी दोनों को मिला लेना ना, तो ये दोनों को मैंने मिला लिया, ठीक है, ये मिला लिया बी और सी को, ये लो, ठीक है, ये लो, ये बी और सी को मिला लिया। अब इंटरसेक्शन ले लो ए के साथ, ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो। अब ए के साथ इंटरसेक्शन मतलब ये है कि जो आपने ऑलरेडी कर लिया उसका ए के साथ क्या टच होता है, तो ए के साथ कॉमन क्या है, तो ए के साथ ये वाला चीज़ कॉमन है। तो आप कहोगे कि बी यूनियन सी जो था वो आपने वर्टिकल लाइन से ले ली थी, और अब आपने क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका मिक्स वाला लाइन, ठीक है। तो ऐसे करके अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, कहता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे, तो ज़रा गौर करें ये कैसे करेंगे। तो इसमें आपने क्या ले लेना है, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी लेना है। तो बी इंटरसेक्शन सी जो है वो मैं वर्टिकल लाइन से शो कर लेता हूँ, और वो मेरा हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। कहता है अब ये जो एरिया आपने निकाला है इसको ए से निकाल दो, और उसके अलावा जो ए में बच जाए वो डाल दो। तो इसका ए के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ए माइनस में आएगा वो ये वाला सारा का सारा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन आएगा इसमें से ये तो निकाल दिया ना, तो ए में से तो कॉमन है ही कुछ नहीं, तो आप कहोगे ए में से मैंने बी इंटरसेक्शन सी निकाला, तो मेरा ये वाला एरिया आ गया है, ठीक है। तो अब गौर करें कि एक्स वाई जी में ये कॉमन आ गए हैं 6, 12 और 18, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्स वाई में कुछ कॉमन है, तो देखें एक्स ये है, वाई ये है, इसमें कुछ कॉमन है, तो 6, 8, 12, 18 तो है ना, उसके अलावा कुछ कॉमन है 2, 4, इधर को आ जाता है 3, 9 और 15। तो आप देख सकते हैं कि एक्स में 3, 5 नहीं है, तो आप कहोगे नो कॉमन, ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं है। ये एक रफ सा आपने अपने माइंड में बनाना है। अब वाई और जी में देखें तो 6, 12, 18 तो कॉमन है ना, उसके अलावा 0 और 3 नहीं है, 0 इधर है, 9 नहीं है इधर, 0, 15 नहीं है, 0 नहीं आ रहा है किसी भी जगह पे, तो इधर भी आप क्या कह लोगे, नो कॉमन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, वाई और जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक्स और जी। तो एक्स और जी में चूंकि जी में 0 है और इधर कहीं भी 0 नहीं है एक्स में, तो इधर भी आप क्या कह दोगे, नो कॉमन। तो अब आपकी ऐसी डायग्राम बनेगी जिसमें तीनों का मिलता जुलता अब तो पार्ट होगा, मगर कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा, ऐसा कोई भी छोटी सी चीज़ नहीं होगी जो एक्स और वाई को भी टच करे हो, यानी एक्स वाई और जी एक ही जगह पे टच करेंगे, उसके अलावा आपस में कहीं भी कोई दूसरे को टच नहीं करेगा। तो अब इसकी जो डायग्राम बन जाएगी, इसकी जो डायग्राम बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो यह से अब यहाँ पे आपने ये फाइंड करना है पहले वाला, और यहाँ पे आपने फाइंड करना है ये दूसरे वाला, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास कहता है y यूनियन z बना लें। अब यहाँ पे देखना ना, ये आपस में कहीं और पे टच नहीं हो रहे, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो इसलिए क्लिप टिल से मैंने बनाया है ये। तो कहता है y इंटरसेक्शन z, y और z में जो कॉमन एरिया है उसको आपने कर लेना है हाईलाइट। तो मैं देख रहा हूँ कि y और z के अंदर जो कॉमन एरिया है वो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो y और z का ये साझा पार्ट है ना, तो सिर्फ इसी को मैं कर लेता हूँ, यानी इसके इंडिविजुअल तो कोई भी नहीं है ना। और कहता है कि अब x भी, तो ये आप लिख देंगे y इंटरसेक्शन z जो है वो आपका ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा कहता है कि x इंटरसेक्शन भी इसके मिला लो, यानी ये पार्ट जो आपने भी किया है इसमें x के साथ कौन सा मिलता है, तो x के साथ ये वाला पार्ट मिलेगा, तो x भी अब शामिल हो गया। तो आप क्या लिखोगे, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z जो है वो क्या है, दोनों लाइंस वर्टिकल्स भी और हॉरिजेंटल भी, इस तरह कर लें। अब ये वाला जो है आपने प्रूफ करना है ये वाली साइड। अब कहता है x और y का इंटरसेक्शन ले लें, तो x और y का जो कॉमन पार्ट है तो वो तो ये है, ठीक है। कहता है कि इंटरसेक्शन z भी ले लें, तो इसको आप बेशक इसका मैं यहाँ पे लिख लूँ, तो कहेंगे x और इंटरसेक्शन y जो लिया है वो मैंने वर्टिकल लाइंस ले ली हैं। अब मैं क्या लेना है, इंटरसेक्शन z ले लेना है, यानी इसके साथ जो z वाला कॉमन है वो भी यही पार्ट है सिर्फ, तो ये आपका आ जाएगा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, और इसके अंदर ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट करना है। अब यही चीज़ है, और इसके अंदर आ जाता है हमारे पास यूनियन के साथ। पहले इंटरसेक्शन के साथ किया, अब किसके साथ करेंगे, यूनियन के साथ। तो यूनियन में क्या कह रहा है, y यूनियन z ले लो, यानी y भी पूरा का पूरा और z भी पूरा का पूरा। तो y यूनियन z ले लेते हैं, y भी पूरे का पूरा, ये देखें y भी पूरे का पूरा
और Z भी पूरे का पूरा। तो ये आ गया Y यूनियन Z। तो मैं लिखूंगा Y यूनियन Z मेरा है वर्टिकल लाइंस। अब क्या कहता है, X को भी इसमें मिला लो। X वाले यानी ये पूरे का पूरा जो पहले था वो भी आएगा, ठीक है, और इसमें अब X को भी मिला लो। तो ये देखो मैं X को भी मिला लिया। तो अब इसमें मेरा कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। तो X यूनियन Y यूनियन Z में कौन से पार्ट आ गए, ये वाला अकेले वाला पार्ट भी आ गया और मिक्स वाला पार्ट भी आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे कर लें X यूनियन Y लेना है। तो X और Y का यूनियन क्या है, ये है ना। तो ये X और Y का यूनियन हमने बना लिया, ठीक है, ये लो। तो आप लिख दोगे X यूनियन Y, ये मेरे पास वर्टिकल लाइन है। अब कहता है जो आपने कर दिया उसके साथ उसको भी मिला लो और Z को भी मिला लो। तो अब Z को मैं इस तरह बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो ऑलरेडी मेरा है वो एरिया भी आ जाएगा। तो ये मेरा वो एरिया भी आ गया। तो मैं कैसे लिखूंगा, लिखूंगा X यूनियन Y जो पहले लिया था वो, और यूनियन Z जो है वो किसके इक्वल है, इसमें मेरे दोनों आ जाएंगे, मिक्स लाइंस भी आ जाएंगी और मेरी जो अलोन हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये वाला पोर्शन वाली, ये वाली भी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपने इस तरह वेन डायग्राम बना लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है वेरीफाई करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, थ्रू वेन डायग्राम। तो ये मेरे पास एक सेट है। तो ये देखें इसमें क्या है, ए जो है मेरा चलता जा रहा है, सारा का सारा नेचुरल नंबर है, और बी मेरा -1 -2 -3 वाला चलता जा रहा है, और सी जो है वो 0 +1 -1, यानी उसमें ये दोनों चीज़ें भी आ रही हैं। तो ये पता लग रहा है कि यहाँ पे जो सी है वो एक चौधरी सेट है, यानी उसके पास पावर सबसेट है, यानी सब कुछ है, और बी जो है उसके मातहत यानी सब सेट्स हैं, यानी ये इन दोनों के सबसेट्स हैं। जब सबसेट्स होते हैं तो वो उनके ठीक आइन पेट के बीच में बनते हैं, यानी टिड में बनते हैं। ये देखो, तो ये सी बन गया पूरा का पूरा, उसके पेट में के अंदर ए भी आ जाएगा, उसके पेट के अंदर बी भी आ जाएगा, क्योंकि ये इसके सबसेट है ना, मातहत से हैं। और जो जीरो है वो किसी में भी नहीं है, इसलिए जीरो को मैंने बाय रख दिया। अब आपने वेरीफाई करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, तो यूनियन को बाहर रखेंगे, और ओवर इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन को अंदर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी अलहदा कर लेना है, ए यूनियन सी अलहदा कर लेना है, और बीच में इंटरसेक्शन डाल लेना है। तो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद होगी, ऑलरेडी मैंने डिस्कस की हुई है। तो अब आपके सामने डायग्राम आ गई है, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेनी है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी मैं ले लेता हूँ, बी इंटरसेक्शन सी मैं वर्टिकल लाइन से ले लेता हूँ, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी का कॉमन पार्ट। तो बी और सी का कॉमन पार्ट तो यही है ना, बी, क्योंकि उसके पेट में है, तो पूरा का पूरा बी जो है वो आपका कॉमन पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लाइंस लगा दी। अब क्या कहता है कि जो आपने कर लिया वो भी मिला लो, और ए भी को भी पूरे का पूरे मिला लो। तो ए पूरे का पूरा भी मिला लो। तो ये देखो मैं ए पूरे का पूरा भी मिला रहा हूँ, और मैं साथ इसके बी भी जो है वो मिला रहा हूँ। बी वाला जो मैंने बी इंटरसेक्शन सी लिया था वो भी मिला रहा हूँ। तो अब आपका क्या आ गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ जाएगा, उसमें आपकी ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ गई, और मिक्स्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आ जाएंगी, ठीक है। अब आपने इस साइड पे आ जाए, कहता है पहले ए यूनियन बी निकाल लो। तो मैं ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ पहले। फिर कहता है ए यूनियन सी निकाल लो, मैं ए यूनियन सी निकाल लेता हूँ। पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए और बी को मिला के लिख लेना। तो ये देखो ए पूरे का पूरा लिख लिया, ठीक है, ए पूरे का पूरा लिख लिया, सही है, और बी भी पूरे का पूरा लिख लिया। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मेरा आ गया। अब कहता है ए और सी को मिला दो। तो ए और सी को मिला दो। तो ये देखो मैं ए और सी को मिला देता हूँ, यानी ए भी पूरे का पूरा, ठीक है, ए भी पूरे का पूरा, और सी भी इसके साथ मिला देना है। सी में क्या है, सी में तो सारा कुछ है, तो सी के अंदर तो बी भी आ रहा है ना, तो सी पूरे का पूरा मिलाना है। तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सी भी मिला लिया, चलो जी सी भी मिल गया। तो अब ये आपका आ गया ये वाली लाइंस, ठीक है। अब आपकी जो मिक्स वाली लाइन है ना, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी वाली कौन सी होंगी, जो मिक्स्ड हो गई हैं। अब मिक्स वाली तो सी वाली तो बाहर है ना, तो सी वाली तो मिक्स में नहीं आ रही ना, तो वो आपकी ए और बी वाला सेट ही बन जाएगा। तो अब आपने सिंपल कह देना है कि जो दोनों लाइनें आ गई हैं ना, जो मिक्स वाली हैं, यानी ये अंदर वाली और बी वाली, वो हमारा बेसिकली ये लॉ है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
प्रूफ हो गया है। अब आप कहोगे सर ये तो इसके अंदर तो ऑलरेडी सी के अंदर भी तो आई है, तो सी को क्यों नहीं काउंट किया? तो मैंने नहीं काउंट किया ना, मैंने कहा कि सी वाला पोर्शन हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ वो देखना है जिसमें डबल लाइंस आ रही हैं, जिसमें स्केयर्स बन रहे हैं। तो स्केयर तो सिर्फ ए और बी के अंदर बन रहे हैं, बाहर तो सिंगल लाइन है। तो मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा कि भजन ये सिंगल लाइन वाले भी हैं, ऐसा तो नहीं कर रहा ना मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जो मिक्सड वाले हैं वही हमारा आंसर है। तो यहाँ भी हमारे पास कौन से थे, ये वाला ए पूरा था और बी पूरा था, इधर भी हमारे पास ए और बी पूरा आ रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन सेम नहीं होती, वो जरूरी नहीं होती इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आ जाता है आपके पास सेट। अब कहते हैं एक सेट है ए बी सी डी ई, फिर आता है सी डी ई एफ, फिर आता है जी एच आई जे के। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है वेन डायग्राम का, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ। सबसे पहले देखें कि पी क्यू और आर तीनों में कुछ कॉमन है, तो देखें कि तीनों में कुछ कॉमन है। ए बी नहीं, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तीनों में हो, तो नो कॉमन, यानी इन तीनों का आपस में इकट्ठा टाकरा नहीं होने लगा। अब P और Q कर देखते हैं, P और Q का कोई रिलेशन है, तो देखिए P में और D और E और D और E कॉमन है, तो P और Q में D और E कॉमन है। चलो आगे फिर क्या करना है, Q और R का देखो, Q और R का कुछ कॉमन है, Q और R में कुछ कॉमन नहीं है, तो नो कॉमन। अच्छा फिर P और R में दे लास्ट रह गया आपका, P और R में कुछ कॉमन है, तो देखो A B C D E और G H I G Q, ये इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। तो अब आपकी वेन डायग्राम कैसी बनेगी, एक होगा बड़ा वाला सेट, ये तो हो गया ना यूनिवर्सल। अब इनका इकट्ठा कॉमन कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये है, मगर P और Q जो है वो दोस्ती कर रहे हैं, तो ये देखो P और Q जो है उसका D और E कॉमन है, मगर जो R है ना वो Q के साथ मिल रहा है ना वो P के साथ मिल रहा है, उसका कोई कॉमन नहीं है, तो R मेरा बिल्कुल वक्रा हो जाएगा, बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो इसको मतलब ये है कि वेन डायग्राम इस तरह की बनेगी जिसमें P और Q जब फिर आ रहे हैं और R जो है ना Q के साथ कॉमन है, ना P R के साथ कॉमन है, ना P के साथ कॉमन है, और ना इन आपस में इन सबका कोई कॉमन है। तो मेरी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये आपने बना ली। अब वन बाय वन आपने प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या प्रूफ करते हैं, Q यूनियन R। तो Q यूनियन R यानी Q पूरे का पूरा मिला लो, ये पूरे का पूरा Q मिला लो, ठीक है। और इसके साथ R वाले को कहो कि भाईजान आ जाओ, हम आपको भी जगह देते हैं, आप भी शामिल हो जाओ। तो ये मैंने वर्टिकल लाइंस लगा दी, ठीक है। अच्छा फिर क्या करना है, अब जो आपने लिया है उसके साथ जो P वाला पोर्शन टच हो रहा है, P के साथ जो कॉमन एरिया, तो P के साथ कॉमन एरिया तो ये है ना, तो P के साथ इसके अलावा तो कोई कॉमन एरिया नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका कॉमन एरिया आ गया। तो आप कहोगे P इंटरसेक्शन Q यूनियन R के अंदर कौन सी लाइन्स आएंगी, वही लाइन जो सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड है, तो यानी ये वाला पोर्शन जो आएगा जो अभी स्केयर बन चुका है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आएगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे आ जाए, यहाँ पे जो इसमें है, इसमें पहले हमें P इंटरसेक्शन Q निकालना पड़ेगा और फिर P इंटरसेक्शन R निकालना पड़ेगा। तो अभी दोनों निकाल लेते हैं, फिर हम इन दोनों को देखेंगे जो मिक्स्ड हो गई हैं वो कौन सी हैं। P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R, ठीक है। तो अब वो पहले देख लेते हैं। तो P इंटरसेक्शन Q देख लें, तो इसमें देखें P इंटरसेक्शन Q का मतलब यह है कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये मैंने क्या दिया, P और Q का साझा पार्ट, कॉमन पार्ट हो गया। अब कहता है P और R का देख लो, तो P किधर खड़ा है, R किधर खड़ा है, इनका तो आपस में कोई सलाम दो ही नहीं है, तो ये खाली, ठीक है, खाली। अब इन दोनों को मिला के लिख दो, यानी ऊपर वाले दोनों को मिला के दे दो, तो वो तो खाली है, वही आ जाएगा सिर्फ। तो ये वाली जो वर्टिकल लाइन्स हैं यही आ जाएंगी, अब खाली तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका सेट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने बता दिया कि यहाँ पे हमने कहा ये जो स्केयर बन रहे हैं वो है, और यहाँ पे हमने कहा जो वर्टिकल लाइन बन रही है वो है, तो देख रहे हैं दोनों सेम एरिया, तो इसका मतलब ये आपने प्रूफ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एक वेन डायग्राम बनाओ जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन सबसेट ए और बी की आपने बनानी है, सही है। अब एक यूनिवर्सल सेट है, वो उसमें 90 हैं, ठीक है। तो ये देखो एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर टोटल 90 है। अच्छा फिर क्या है जी, कहता है ए जो है वो 60 है, तो ये ए है, इसको 60 है, और बी जो है वो 48 है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे पता लग गया कि ए और बी के अंदर कुछ कॉमन पार्ट भी है, ए इंटरसेक्शन बी, ये इंपॉर्टेंट बड़ी। सबसे पहले इंटरसेक्शन वाली देखते हैं। हाँ तो ये है, क्या है, नंबर 20, तो इसका मतलब है कि इसके बीच में आ रहा है 20, यानी ए और बी के बीच में 20 कॉमन है। अब देखो ए फिर कितना रह गया, देखो 20 तो कॉमन हो गया, तो पीछे 60 है ना टोटल, 60 है ना टोटल, तो 20 तो कॉमन हो गया, तो पीछे वाले इस एरिया में कितना रह गया, 40, और बी 48 है ना, तो 20 तो ले गया ना अपनी बाजी, तो 48 में से 20 गया, 38, 28, तो 28 आपका सिर्फ बी ओनली वाला हो जाएगा, सही है। अब इन सब को प्लस करो, 40 और 20 कितने हो गए,
60 और 20 कितने हो गए, 60 और 20 कितने हो गए, 80 और 80 और 8 कितने हो गए, 88। तो इसका मतलब है कि बाहर वाली बरादरी में कितने हैं, 2, क्योंकि टोटल तो 90 है, 80 तो ए और बी के अंदर हो गया, ठीक है। तो बाहर कितने हैं, 2 हैं। तो अब इसकी आपने एक खूबसूरत सी वेन डायग्राम बनानी थी, तो ये आपको मैंने सिखा दिया। तो यहाँ पे देखें, आपने साझा पार्ट किया, तो यहाँ पे आपको पता लगा कि इन दोनों का साझा तो 20 है। टोटल जो एन में है वो बी है वो 48 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 28 बच गया। यहाँ पे एन ए कितना है, 60 है, तो इसका मतलब 20 में से 60 गया तो कितना रह गया, 40। तो ओनली ए कितना है, 40 है। अब इन सबको प्लस किया तो आपका आंसर क्या है, 88। और जब 88 आपका आंसर आ रहा है तो इसका मतलब कि बाहर जो है वो कौन रह गया है, बाहर सिर्फ रह गया है 2, क्योंकि टोटल 90 है, टोटल ये सारा 90 है। ये डायग्राम बन गई। अब जब नेक्स्ट डायग्राम आ जाती है और इसके अंदर हमने कुछ यूँ फाइंड करना है, कहते हैं कि एन ए यूनियन बी, यानी एन ए यूनियन बी जो है, इसका फार्मूला ज़रा कॉल करें, क्या था, एन ए यूनियन बी होता था एन ए प्लस एन बी प्लस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही फार्मूला था ना। तो इस फार्मूले से हम एन ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो यूनियन कितना है, यूनियन आपके पास है 60, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 60। एन ए कितना है हमारे पास 34, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 34, प्लस ये एन बी है, तो एन बी मेरे पास कितना है 52, तो मैं लिख दूंगा 52, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने फाइंड करना है। तो यही मुझे फाइंड हो जाएगा तो मेरा सारा काम ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसको कर लें प्लस, 34 और 52 कितने होते हैं, तो ये होते हैं 6, और यहाँ पे 50 और ये 86, तो 86 जो है उधर जाके 60 माइनस 86 हो जाएगा, और ये इसी तरह खड़ा रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी इसी तरह खड़ा रहेगा। तो ये 86 उधर जाके माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा -26 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस माइनस से कट गया। सो एन ए इंटरसेक्शन बी हमारा जो निकला है वो निकला है 26। तो मुझे ये पता लग गया कि ये मेरा जो है वो 26 है। अब मेरा काम आसान है। सो 26 में से 34 निकाले तो ओनली ए वाले कितने हो गए, ओनली ए वाले हमारे हो जाएंगे 8, ठीक है। और इसी तरह ओनली बी वाले कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 26। क्यों, टोटल 52 है ना, 52 में से कॉमन वाले 26 आ गया, तो पीछे कितने बच गए, पीछे हमारे पास बच जाते हैं 26, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन सबको प्लस करो, 8 26 और 26 सबको प्लस करो, तो 26 52 और 8 60, तो इसका मतलब है 60 और बाकी आपने 85 में से माइनस कर दें, ये टोटल है ना, तो 85 में से 60 माइनस कर दें तो कितना बच जाता है 25। तो ये मेरा पास एरिया 25 आ गया। सिर्फ निकालने की देर होती है 26 मेरा कॉमन था, कॉमन मुझे पता लग गया 26 है। फिर 34 में से 26 माइनस किया तो ओनली 8 आ गया, 52 में से 26 ऐड किया तो 26 आ गया मेरे पास बी। फिर इन सबको प्लस किया तो मेरे पास आया 60, और 60 को मैंने 85 से माइनस कर दिया तो बाहर वाला रीजन आ गया 25। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि 10 बच्चे हैं, उन्होंने किरात कंपटीशन के अंदर जो है वो हिस्सा लिया है। उसमें हानी, अब्दुल, ज़ुबैर और हैदर है। इसने रिसाइट किया है नाफी किरत स्टाइल। तो नाफी किरत स्टाइल जो है उसका सेट मैं बना लेता हूँ, किरत सेट, ठीक है। तो इसको मैं ए कर लेता हूँ रिप्रेजेंट। तो ए हमारे पास आ जाता है, इसमें हानी है, ठीक है, और कौन है, ज़ुबैर है, ठीक है, और कौन है, हैदर है। तो ये मेरा पहला सेट बन गया है। और आपका वाला क्वेश्चन देखें तो वो कह रहा है इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कौन सा, अल किसाई किरत स्टाइल। तो अल किसाई किरत स्टाइल, तो इसमें हमारे पास जो सेट आएगा इसको 20 रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो 20 सेट हमारे पास आ गया है। कौन कौन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब्दुल्ला हैं माशाल्लाह से, और उमर हैं, और देन हमारे पास बिलाल हैं, और एंड में हमारे पास अली भी मौजूद हैं। तो ये इसका टेबुलर फॉर्म हो गई। तीसरा सेट हमारे पास आ जाता है अलकूफ़ी किरत स्टाइल। तो इसका जो सेट बनेगा उसके अंदर हमारे पास कौन आ जाएगा, उसको सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा हसन, ठीक है, और आ जाएगा जाफ़र, और आ जाएगा हमारे पास उस्मान, ठीक है। तो ये 3 आ गए। तो ये ABC से हमने रिप्रेजेंट कर लिए हैं 3 सेट, और इनको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। अब क्या कहता है ड्रा वेन डायग्राम, एक वेन डायग्राम बनाएं जिसके अंदर इसको रिप्रेजेंट करें।
अब यहाँ पे देखें कि कोई भी सेट जो है इसमें मिलता जुलता नहीं है, यानी जो नाफे है कि रात है उसके अंदर 3 बंदे अलहदा हैं, अल किसाई के 3 बंदे अलहदा हैं, अल कूफी के 3 बंदे अलहदा हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वेन डायग्राम बनेगी तो आप क्या करोगे, वो वेन डायग्राम कैसी होगी, वो आपकी वेन डायग्राम डिसजॉइंट होगी। डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि तीनों सेट दूर दूर होंगे, ए बी और सी तीनों दूर दूर होंगे। ठीक है, तो ये मैंने सेट बना दिए हैं, तो ये नाफे आ गया, ये किस अलकिसाई आ गया और ये अलकूफी आ गया। ठीक है, तो ये ए बी सी सेट मैंने बना ली वेन डायग्राम। अब कहते हैं जी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको आपने फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे ए सेट, तो ए में हमारे पास आ जाता है हानी, और हमारे पास क्या था, ज़ुबैर, और हमारे पास कौन था, हैदर, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसमें ये हमारे पास ए आ गया। इंटरसेक्शन बी हमारे पास ब्रैकेट, बी हमारे पास क्या आ जाता है, बी में आ जाता है कौन, बी में आ जाता है अब्दुल्ला। ठीक है, उसके बाद आ जाता है उमर, उसके बाद आ जाता है बिलाल, उसके बाद आ जाता है अली। तो ये मेरे पास बी वाले आ गए। अब इंटरसेक्शन ले लेना है सी के साथ, तो सी वाले में कौन कौन से आ जाएंगे, सी में हमारे पास आ जाएगा, कौन कौन हो गया सी में, हसन, और फिर जाफ़र है, और उस्मान है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये मैंने सिर्फ क्या लिखा है, स्टेटमेंट लिखी है। अब इसका इंटरसेक्शन ले लें, यानी इस पूरे का पहले इंटरसेक्शन ले लें। ठीक है, कम्प्लीमेंट भी आएगा ना, तो ये वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, और ये वैसे का वैसा रहेगा। सही है, और इसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे आपस में, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन ना, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्या सेट हो गया, खाली। ठीक है, तो अब खाली के अलावा इस खाली का कम्प्लीमेंट ले लें, तो खाली का कम्प्लीमेंट मतलब क्या है, u माइनस ए। तो u माइनस ए जो होता है उसमें क्या आता है, इसके अलावा वाला आ जाएगा, यानी इन दोनों के अलावा वाली जो चीज़ है वो आ जाएगी। तो इन दोनों के अलावा वाली कौन सी चीज़ बचती है, वो बचती है, ये देखें, हानी, ज़ुबैर और हैदर तो उसी तरह खड़े हैं ना। अब इन दोनों के अलावा कौन सी आ जाएगी, इन दोनों के अलावा जो है वो खाली वाली में कौन सी आ जाएगी, यही आ जाएगा ना, हानी। ठीक है, ज़ुबैर और हैदर आ जाएगा। ठीक है, और अब इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन ले लेना है, तो इंटरसेक्शन में आपका यही जवाब आएगा, हानी। इंटरसेक्शन का मतलब है ना सेम सेम, तो अब ये सेम सेम आप ले लें, तो ये हैदर आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब आपके पास कहता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। तो अब मैं जल्दी से लिख रहा हूँ, तो फिर उसके बाद बात करते हैं। तो ए में आ जाएगा जी, तो अब इसमें सबसे पहले इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को मिला के लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा हानी, ज़ुबैर, ठीक है, और हैदर, और इसमें ये दूसरे वाले भी शामिल हो जाएंगे, अब्दुल्ला भाई भी आ जाएंगे, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल, अली। ठीक है, तो ये नाम भी आ गए हैं हमारे पास। अब आपने करना क्या है, इंटरसेक्शन लेना है इसके कंप्लीमेंट के साथ। अब हसन, जाफ़र, उस्मान का कंप्लीमेंट क्या है, इसके अलावा सारे वाले। तो इसके अलावा जो कौन कौन है, इसके अलावा कौन कौन है, इसके अलावा यही है ना, हानी। ठीक है, हसन की जगह हसन और जाफ़र, उस्मान के अलावा कौन से आ जाएंगे, यही पिछले वाले ए और बी वाले ना। तो हानी, ज़ुबैर, हैदर, ठीक है, अब्दुल्ला, सही है, और कौन है उसके साथ, उमर, बिलाल और अली। तो ये आ गए हमारे सारे के सारे। ठीक है, अब इसमें आपने देखना है कि कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है, वही जो लिखे हुए हैं, सेम सेम। ठीक है, दोनों सेट एक जैसे ही हैं बिल्कुल। तो हैदर, अब्दुल्ला, ठीक है, उमर, बिलाल और अली, तो यही हमारे इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, यानी कॉमन आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं इसको जल्दी से लिख लेता हूँ, फिर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फिलहाल ए हमारा वैसे ही रहेगा, ठीक है, वैसे ही खड़ा रहेगा, हानी, ज़ुबैर, हैदर, ये वैसे ही रहेगा। और माइनस कर देना है इसको आपने, इन दोनों को, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, खाली।
तो जब आप खाली चीज़ से किसी चीज़ को माइनस करते हैं तो वो वैसे की वैसी ही आती है। तो हानि, ज़ुबैर और हैदर आ जाएंगे, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ भी माइनस नहीं हुआ है, सेम आ गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था तो इंटरसेक्शन लिया, खाली आ गया, अब इसके साथ माइनस कर देना है। नेक्स्ट मैं लिख लूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है ए माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए है तो ए लिख लेता हूँ मैं जल्दी से। तो अब सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं, ये वैसे ही रहेगा फिलहाल बाहर वाला, और अंदर वाले को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। यूनियन ले लेते हैं अंदर वाले का। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों को मिला के लिख देते हैं। तो दोनों को मिला के लिख लें तो आ जाएगा, हानि भी आ जाएगा, ज़ुबैर भी आ जाएगा, हैदर भी आ जाएगा, अब्दुल्ला भी आ जाएगा, ठीक है, और बिलाल भी, उमर भी आ जाएगा, बिलाल भी आ जाएगा, और अली भी आ जाएगा, ठीक है। तो सारे आ गए। अब इनको माइनस करना है। माइनस में क्या होता है, जो सेम होते हैं वो नहीं लिखते पहले वाले सेट में। तो हानि इधर भी है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। ज़ुबैर इधर भी है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। हैदर इधर भी है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। तो ये सेट आपका खाली हो जाएगा, इसमें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही। आगे हमारे पास क्या चीज़ है, क्वेश्चन आ जाते हैं, देखें क्या है। कहते हैं 100 का जो है वो टोटल है, तो आप इधर लिख दो कि टोटल 100 है। अच्छा ठीक है। आगे क्या कहता है, आउट ऑफ विच 45 कैंडिडेट पास्ड इन मैथ। तो मैथ वाले कितने हैं, तो एम से मैं जाहिर कर लेता हूँ, मैथ वाले मेरे पास 45 है। अच्छा फिर साइंस वाले कितने हैं, तो साइंस वाले जो पास हुए हैं वो मेरे पास 40 हैं। फिर हेल्थ वाले कितने हैं, तो जो हेल्थ में पास हुए हैं वो मेरे पास 50 हैं। अच्छा, इफ़ 12 वर पास्ड इन मैथ एंड साइंस, यानी एन मैथ इंटरसेक्शन साइंस मेरे पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है, गुड। फिर मेरे पास क्या चीज़ है, साइंस और हेल्थ का भी आ रहा है। तो मतलब कि साइंस और हेल्थ में जो मेरे पास आ रहे हैं कॉमन, वो 15 आ रहे हैं। देन मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन आ जाती है, यानी कि क्या कहना चाह रहा है, हेल्थ और मैथ का भी दिया हुआ है, यानी हेल्थ और मैथ के अंदर जो कॉमन है वो कितने हैं, 20 हैं। अच्छा फिर कहता है 5 वर पास्ड इन ऑल 3, और ऑल 3 के अंदर, सब के अंदर जो है वो 5 तो पास हुए ही हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि हेल्थ इंटरसेक्शन मैथ इंटरसेक्शन साइंस जो है वो मेरा क्या है, यानी जहाँ तीनों मिल रहे हैं तो ये है। तो इधर गौर करें तो आपके पास इंटरसेक्शन 12 वाला भी है, 15 वाला भी है, 20 वाला भी है, यानी तीनों आपस में भी इंटरसेक्शन हो रहे हैं और टोटल के साथ भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब है आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब मैं ये लिख चुका हूँ सारा, आपको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो एक दफ़ा कर लें, क्योंकि मैं अब इसको मिटाने लगा हूँ, ठीक है। और आपकी ये डायग्राम आ जाएगी ये वाली। तो अब इसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। देखिए सब में जो साझा है वो 5 है, ठीक है। अब मैं हेल्थ और मैथ, इसको मैं क्या कह लूँ, इसको मैं यूँ कर लेता हूँ, नाम दे देता हूँ, ये मेरा मैथ वाला हो गया, ये मेरा हेल्थ वाला हो गया, और ये वाला मेरा साइंस वाला हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर जल्दी जल्दी पुट करता हूँ। तो देखिए 5 तो मेरे हो गए ना कॉमन सब में। आपने उल्टा शुरू करना होता है, जो ऑल 3 वाला ना उससे स्टार्ट करना है। अब आ जाए हेल्थ और मैथ। हेल्थ और मैथ किधर है, यानी ये वाला अब आपने निकालना है, ये वाला। तो हेल्थ और मैथ 20 है, मगर आप 20 नहीं लिखोगे, 20 में से 5 तो ऑलरेडी लिख दिए, तो आप कितना लिखोगे, 15 लिखोगे, ठीक है, 15 लिखोगे। अब आ जाओ साइंस और हेल्थ। साइंस और हेल्थ में कितने हैं, 15। तो साइंस और हेल्थ है ना, उसमें 15 है, 5 तो पहले लिख चुके हो, तो आप 10 लिखेंगे, ठीक है। आगे क्या आ जाते हैं, मैथ और साइंस। मैथ और साइंस में कितने हैं, 12। 12 में से 5 तो पहले ही लिख चुके हो, तो 12 में से 5 गया तो बचा बचा 7, तो ये आपका 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ गया। आगे हमारे पास क्या कह रहा है, आगे कहता है हेल्थ की 50 है, यानी 50 टोटल है, हेल्थ के 50 टोटल है। तो 50 में से 10 15 तो पहले लिख लिया, कितना 25, और 5 भी लिख लिया 30, तो पीछे कितना रह गया 20 ना, तो हेल्थ में 20 आ गए। अब साइंस में कितने 40। 40 में से पहले कितने लिख चुके हो, 40 में से 15 15 और 7 22, तो 22 पहले लिख चुके हो, तो इसका मतलब है 18 आपके पास साइंस में आ गए। अब मैथ की बात करें तो मैथ में 45 है, तो 45 में से ऑलरेडी जो आप लिख चुके हो वो कितने लिख चुके हो, 18 लिख चुके हो ना। तो 15 और 20 और 7 कितने होते हैं, 20 और 7 27, और 27 में से अब आपके जो बचेंगे 45 में से 27 जाए कितना बचता है, 18 ना। हाँ तो 18 आपके आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है।
अब इन सब को अगर आप प्लस करो तो देखो कितने बनते हैं। तो मैं सबको प्लस करता हूँ, 20 + 10 30 30 और 20 15 और 5 कितना हो गया 50। ठीक है, 50 50 और 18 कितना होता है, 18 और 18 होता है 36 36 और 36 और 7 अगर हम मिला लें तो ये कितना बन जाएंगे 93। तो ये सारे के सारे कितने हैं 93। तो हाउ मैनी स्टूडेंट वर पास्ड एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, तो ये हमें पता लग गया कि सारों को अगर प्लस करो इन सब को जो हमने लिख लिए वो 93 है। तो कहते हैं हाउ मैनी कैंडिडेट डिड नॉट पास, कौन से कैंडिडेट्स हैं जो पास नहीं हुए। तो देखें आपने निकालना है टोटल, आपके पास ऑलरेडी है, उसमें से माइनस कर दें ये कौन से हैं एम यूनियन एस यूनियन एच। तो ये हमने हमारे पास आ जाएंगे जो लेफ्ट हैं या रिमेनिंग है जो पास फेल हुए हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हैं 100 और इनका यूनियन अभी निकाला 93 है ना इन सबको ऐड करके। तो 93 तो पीछे क्या रह गया 7। तो ये जो यहाँ पे आउटसाइड आएगा जो फेल हैं वो कितने हैं 7। तो ये = 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट, ये थी आज की एक्सरसाइज। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।